हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं टीचिंग टॉक्स जीके जीएस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के सवाल करने वाले हैं जो कि 2025 में बीपीएससी के द्वारा जो भी सवाल पूछे गए हैं साइंस के, वो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपको स्क्रीन पे दो सवाल ये दिखेंगे। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो स्क्रीन पर है और दूसरा सवाल है, दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि पॉलीमर्स आर मेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, यानी कि बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। दूसरा सवाल है, आयरन इज कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आयरन जो है लोहा निम्नलिखित में से किसका अवयव है, यानी कि किसका कंपोनेंट है आयरन। यदि हम सेकेंड सवाल की बात करते हैं तो ये आयरन जो है जैसे कि यहाँ पे होमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, इंसुलिन एंड डीएनए दे दिया हुआ है, तो डीएनए में आयरन तो होता नहीं है, किसका है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं तो होमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी हैं उसमें जो है हमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन का ओर्स पाया जाता है इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। जो पूरे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कणिकाएं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब होमोग्लोबिन के प्रतीक जो अणु होते हैं वो लव परमाणु से बने होते हैं। क्या किस चीज से बने होते हैं भाई, तो लव परमाणु से बने होते हैं। और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए आवश्यक जो है मैग्नीशियम क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोरोफिल, यही होता है ना। अगला, अच्छा, पहला सवाल तो हमने छोड़ ही दिया था। पहला सवाल कह रहा है कि पॉलीमर्स छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहा जाता है। पॉलीमर्स जो है ये मोनोमर्स, यानी कि एक लक जिसे हिंदी में करते हैं मोनोमर। ये पॉलीमर जो है बड़े अणु जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें जो है कई छोटे छोटे और दोहराए जाने वाले अणुओं को जो है आपस में जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, आपस में क्या बनते हैं, जोड़कर बनाते हैं। और यदि आप इनका अलग अलग निर्माण खंडों को मोनोमर कहा जाता है। देखिए, छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, उसे मोनोमर कहा जाता है। आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, उदाहरण के लिए एथिलीन मोनोमर। ठीक है, एथिलीन मोनोमर जो आपस में जुड़कर पॉलीथीन नामक एक पॉलीमर बना देते हैं। ओके, समझ में आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दो सवाल ये फिर से रहे, ये थर्ड एंड फोर्थ सवाल हैं। तो घंटा धातु यानी कि बेल मेटल किसका एक मिश्र धातु है। और अगला सवाल है, आयोडीन डिस्क्लोब्स क्विकली इन, यानी कि आयोडीन जो है शीघ्रता से घुल जाती है। तो ये बेल मेटल एलॉय किसका होता है भाई। आप चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 1 में, सॉरी क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर 1 में ही दिया गया है एलॉय के बारे में, मेटल एलॉय के बारे में। तो इसमें करा है कि घंटा धातु जो आप मंदिर वगैरह में देखते होगे, बेल है ना, वो उसे बेल ही कहते हैं ना। उसमें जो होते हैं कांसे का ही रूप होता है, जिसमें कि कॉपर Cu+ टीन होते हैं, कॉपर तांबा टीन होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉपर टीन। आयोडीन शीघ्रता से क्यों घुल जाती है, मतलब क्या कारण है कि वो जल्दी से घुल जाता है। अच्छा, किसमें घुल जाएगा शीघ्रता से आयोडीन जो है। ठीक है, सवाल करा कि आयोडीन किसमें जो है ऑप्शन में जल्दी घुल जाएगा, यानी कि जल में जल्दी घुलेगा, या इथाइल अल्कोहल में, या ईथर में, या क्लोरोफॉर्म में। तो आयोडीन जो है, आयोडीन जो है पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, एक बात याद रखना है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। और इथिल अल्कोहल जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये जो इथाइल अल्कोहल होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इसलिए इसमें जो है क्यूकली जो है डिजोल्व हो जाता है आयोडीन। ओके, अब जिसे हम ही टिंचर आयोडीन कहते हैं, जब आयोडीन को अल्कोहल में, यानी कि ये इथाइल अल्कोहल ही है ना, इथाइल अल्कोहल में जब घोला जाता है तो ये क्या बन जाता है, टिंचर आयोडीन। ठीक है, ये भी याद रखना। और इसका उपयोग हम जो है एंटीसेप्टिक के, मतलब जैसे कि घाव वगैरह पे लगाते हैं ना, घाव वगैरह हो जाता है शरीर में तो उस पे ऊपर ये जो है लगा सकते हैं, यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है,
अगला सवाल है कि पांचवा और छठा सवाल, निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? और छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं? ये जो ऑप्शन है, हार्ड वाटर कंटेन्स द साल्ट्स ऑफ। तो पहला सवाल देखेंगे कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग जो है जैसे कि NaHCO3 करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ही बनता है ना, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 बना ना, यही तो बना। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। और Na2CO3 अभी आपने बताया जैसे कि रिएक्शन कराओगे Na2CO3 को जब जल में घोलोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा CO2 द्वारा गैस प्रवाहित की जाती है और क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा। रिएक्शन करवा दे क्या एक बार? चाहो तो आप रिएक्शन इस तरह से कर सकते हो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये वाटर हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और यदि आप इससे तीनों का रिएक्शन कराते हो तो 2NaHCO3 बन जाता है। ओके, अब देख लो भाई कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड एमोनिया, इससे भी बनता है। अब कैसे इससे बनता है, एक बार ध्यान से देखो। सवाल है कि सोडियम क्लोराइड एंड एमोनिया कैसे बनेगा, तो NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, प्लस इसको वाटर डालो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड डालो, प्लस इसमें अमोनिया डालो, NH3 डालो, तो ये क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस। इसमें कठोर जल में आसान भाषा में समझो कि इसमें जो पाए जाते हैं कठोरता का कारण होता है कैल्शियम। ठीक है, और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही ये पानी में कठोरता आती है, हार्डनेस आती है। ठीक है, अब एक सवाल और पूछा जाता है कि कठोर जल में साबुन जो है आसानी के साथ जो है झाग क्यों बना लेता है? झाग नहीं बना पाता है, सॉरी, झाग नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है लवण जो है साबुन के साथ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ यानी कि अस्कम बनाता है ना, इसलिए आसानी से झाग नहीं बना पाता है। ऑल क्लियर? ऑल डाउट क्लियर? जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक। और अगला सवाल है इन मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो निम्नलिखित में से किस निषेधक एनेस्थीसिया दिया जाता है कि नहीं? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इसमें जो है ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब डॉक्टर जो है सर्जरी करता है, सर्जरी के दौरान ये पहले दिया जाता है ताकि जो है उसको होश हवास ना हो, इस तरह से, यानी कि रोगियों को बेहोश करने यानी कि निषेचत नहीं कहता है कि एनेस्थीसिया दे दिया गया है। ठीक है, हाँ, ये आधुनिक ट्रीटमेंट अब चलता है इसी तरह से। अच्छा, अलगा जो सॉरी और भी जो ऑप्शन है जैसे कि मीथेन, एल्कोहल, क्लोरीन। मीथेन एक जो है गैस है, मार्स गैस है। अल्कोहल का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, आप लोग अल्कोहल का कुछ और रूप में करते होंगे। और क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अ, अगला जो है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द है, तो 4 वाले आएंगे, अवतल वाले आएंगे। ये तो हो गया आपका लेंस कौन सा यूज होगा वो। बट यहाँ पे करा कि वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है मायोपिया में, कैसा बनता है? तो ये जो है रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, रेटिना के आगे बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तु कम दिखाई देती है और शॉर्ट की वस्तु साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है मायोपिया में। समझ में आ गया? तो रेटिना के आगे अगर पूछ दिया जाए कि निकट दृष्टि दोष, सॉरी भाई, निकट दृष्टि दोष तो यही है ना, दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस कब आता है और जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है रेटिना के
पीछे बनता है। क्या बनता है? रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बन रहा है तो वस्तु जो है आपको दूर वाली वस्तु साफ से दिखाई देगी और निकट वाली वस्तु धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। अगला सवाल है एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग क्या होता है। तो सबसे पहले हर्ट्ज की बात कर लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापा जाता है हर्ट्ज में। अब एक जो आंसर होगा एक वाइब्रेशन पर मिनट, यानी कि एक कंपन एक प्रति मिनट होता है। ओके गुड। 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 प्रति मिनट या एक वाइब्रेशन, ये कैसे हो सकता है? इसमें बताना तो जरा। एक हर्ट्ज जो होता है भाई, एक हर्ट्ज जो होता है एक कंपन प्रति सेकेंड होता है, ये तो पता है, एक कंपन प्रति सेकेंड होता है। एक हर्ट्ज बराबर तो 60 वाइब्रेशन बराबर 60 मिनट, है ना। एक कंपन प्रति सेकेंड होता है परिभाषा। और एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो एक कंपन जो सेकेंड लगेगा, 60 कंपन लगने में 60 सेकेंड लगेंगे। सही बात है भाई। तो 60 मिनट 60 सेकेंड लगेंगे, यानी कि एक मिनट लगेंगे 60। हाँ, तो 60 वाइब्रेशन पर मिनट, एक वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि बी एंड सी हो जाएंगे ऑप्शन। ओके गुड है। चलिए 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग क्या होता है? तो ये 344 मीटर प्रति सेकंड, सभी को पता है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको करोगे कैसे? जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस है, या फिर इसको आप कह सकते हो 293 केल्विन। और ये जो है एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कि 343 से 344 मीटर प्रति सेकेंड जो है माना गया है। ठीक है। ओके गुड है। चलिए अगला सवाल है द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं। और अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, निम्न में से कौन उभयलिंग जीव का उदाहरण है? बताओ। तो निषेचन के दौरान, यानी कि उपरांत कह रहा है ना, आफ्टर कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दौरान नहीं, ठीक है, ड्यूरिंग नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो ये बनाता है जायगोट। क्या बनाता है भाई? युग्मनज बनाता है, जायगोट बनाता है। इसमें क्या होता है, नर द्वारा जो है शुक्राणु आते हैं। ठीक है, नर द्वारा शुक्राणु आते हैं और मादा द्वारा क्या आते हैं? अंडाणु आते हैं। ओके ऑल क्लियर। और यही दोनों मिलता है तो जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। और युग्मनज के बाद जो ये बनता है भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है भाई? एम्ब्रियो बनता है। निम्न में से कौन उभयलिंग जीव का उदाहरण है? तो ये देखो हाइड्रा, जोंक और यर्थबूम सभी जो है ये उभयलिंग हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि नर और मादा दोनों प्रकार के ये जननांग होते हैं। समझ में आ गया भाई? जैसे कि हाइड्रा, जोक आपके सामने है, केचुआ। अगला सवाल है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर कहाँ होता है? तो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज हो सकता है या एनिमल वाला होता है, या बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, बताओ। तो यहाँ पे आप फंस सकते हो। जो एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल होते हैं, सॉरी, एनिमल में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं, सेल बॉल। ठीक है, एनिमल में। प्लांट में जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, बट बैक्टीरिया में जो बना होता है वो पेप्टीग्लाइकोन होता है। ठीक है, क्या होता है? पेप्टीग्लाइकोन होता है। अच्छा, इसमें जो है जीवाणु कोशिका छोड़ो, रहने देते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? ये फॉलोपियन ट्यूब। अब इसमें मनुष्य में जो निषेचन होते हैं, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जहाँ होता है, ये आमतौर पर फिलोपियन ट्यूब में, विशेष रूप से एम्पुला नामक क्षेत्र जहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एम्पुला। एम्पुला नामक एक क्षेत्र होता है। निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज जो है गर्भाशय, गर्भाशय में चला जाता है विकास के लिए। ठीक है, फिलिपियन ट्यूब के लिए। अगला जो है
निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है? और अगला सवाल है द एडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, यानी कि नारियल का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो सबसे पहले हम 15वां सवाल देखेंगे। 15वां सवाल है फेरोमैग्नेटिक में आप लोग पढ़े होंगे ये ओर्स होते हैं निकल के। किसके ओर होते हैं? निकल के होते हैं। अ, फेरोमैग्नेटिक वो पदार्थ कहलाते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर मजबूती से जो है मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, चुंबित चुंबकित हो जाते हैं। और इसके क्षेत्र पर मतलब कोई भी क्षेत्र हो, कौन सी भी दिशा हो, आकर्षित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आयरन, लोहा ले लो, ठीक है। आयरन क्या है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब है फेरोमैग्नेटिक है। चलिए अगला जो है नारियल का खाद्य भाग जो होता है इंडोस्पर्म होते हैं। क्या होते हैं भाई? इंडोस्पर्म होते हैं। अच्छा, जो मध्य भाग जब खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मिसोकाप कहा जाता है। ये आम वाले पार्ट में देखते होंगे आप। अच्छा, फल भित्ति जो खाते हैं, जैसे कि फल भित्ति यानी कि पूरे के पूरे खा जाते हैं, बैर जैसे देख सकते हो, तो ये हो जाता है पेरिकार्प। क्या हो जाता है? पेरिकार्प। ये जो है फल के बाहरी वाले परत खाए जाते हैं। ओके। और क्या? और सेव, अच्छा सेव किस में आता है भाई? सेव जो खाते हो ये पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन, ठीक है। अगला सवाल है ओजोन लेयर इज मोस्ट डैमेज बाय विच गैस? अगला सवाल है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन एन इकोसिस्टम बाय गिवन बाय। तो पहले 17वां सवाल हम लोग देखते हैं कि ओजोन परत का सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये गैस जो है वायुमंडल के ऊपरी हिस्से यानी कि समताप मंडल के समताप मंडल में पहुंचती है। अ, ये जो है ना CFC क्या करता है? समताप मंडल पर पहुंचता है और वो जो है जो क्षय बना हुआ होता है उसको तोड़ देता है और यूवी किरणें को लाने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। ये इतना याद रखो। पारिस्थितिकी तंत्र 10% ऊर्जा के परिवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सभी को पता है कि लिंडवेन ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि ये ट्रॉपिकल लेवल आप पढ़े हो ना, नीचे घास खाता है, उसकी घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है जानवर, जानवर को खाता है कोई नहीं, ठीक है। तो जब वो सब खाता है तो ऊर्जा जो एक दूसरे में पहुंचता है वो 10% ही पहुंचता है, ठीक है। अगला सवाल है विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? और अगला सवाल है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेल इलेंगटोन्स, है ना, इलोंगेशन इन प्लांट्स, सॉरी इलोंगेशन इन प्लांट्स। तो किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है भाई? बंगाल का आतंक देख रहे हो? आइकोर्निया होगा, जलकुंभी को कहते हैं, ठीक है। ये खरपतवार जैसे कि मछली वगैरह आप पालते होंगे तालाब वगैरह में, तो यहाँ पे बन जाता है जलकुंभी। कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अच्छा, साइटोकैनिन क्या है? ये कोशिका विभाजन को बढ़ा, कोशिका विभाजन में मदद करता है। यहाँ पे लिख लो कोशिका विभाजन। और कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन तो हमने बता दिया। एथिलीन फलों को पकाने के लिए, ठीक है। एवेस्कस एसिड क्या होता है? विकास को रोक देता है भाई, ग्रोथ को रोक देता है, डेवलपमेंट ग्रोथ को रोक देता है। और इसमें क्या होता है? पत्तियां जो है झड़ने लग जाता है, ये भी रखना। अगला सवाल है ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया। भाई तो समझ रहे हो, सब्लिमेशन पढ़े हो ना कभी? ठोस से सीधे गैस में बढ़ जाता है, कपूर देखे होगे, ठीक है, तो सब्लिमेशन। नेफ्थलीन भी होता है। निम्फ किस कीट का अवस्था है? निम्फ, निम्फ जो है ये तिलचट्टा का है भाई। किसका है? तिलचट्टा का। फटाफट से सवाल करते हैं अब, ठीक है। वीडियो बड़ा बन जाएगा, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर देंगे। हु क्वाइंट द वर्ड एटम? अच्छा, आप कमेंट में बताना डिस्क्राइब करके पढ़ाओ या फिर सिर्फ सवालों का आंसर देते जाऊं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो एटम शब्द जो गढ़ा था वो गढ़ा था जॉन डाल्टन ने। कौन? जॉन डाल्टन ने।
अच्छा, ये डेमोक्रेटिक्स भाई डेमोक्रिट्स डेमोक्रिट्स हो जाएगा। और ये प्राचीन यूनान था, ठीक है। ये एटम शब्द का इस्तेमाल किया था, एटम शब्द का इस्तेमाल किया था। वट तो आंसर यही होना चाहिए ना, पहले तो यही किया था, शब्द किसने गढ़ा था। ये तो परमाणु आधुनिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। परमाणु, जॉन डॉल्टन ने परमाणु आधुनिक सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड न्यूक्लियस के लिए जाने जाते हैं। नील्स बोर जो है बोर मॉडल के लिए जाने जाते हैं, बोर मॉडल के लिए। आँख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखो, ये पहले रेटिना के बारे में देखते हैं। ये आँख के पीछे वाले, यानी कि यहाँ पे पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है जहाँ इमेज बनता है, ठीक है, रेटिना। कोर्निया देखो दान किया जाता है। कोर्निया है आँख का बाहरी भाग, यहाँ पे लिखो बाहरी हिस्सा। अच्छा, बाहरी हिस्सा में ये क्या करता है, प्रकाश को रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है, यानी कि लिख दो प्रकाश को मोड़ने में, प्रकाश को मोड़ने में। ओके। सेलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये लेंस के आकार को जो है बदलकर फोकस करने में मदद करता है, ठीक है। तो जब आप लेंस वगैरह लगाते हो तो इसी में लगाते हो, सेलियरी मसल्स में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, और प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तो पिपल्स हो जाएंगे, आयरिस हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और 26वां सवाल देखेंगे, मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया क्यों जाता है, बताओ। तो ग्लाइकोजन मुख्य रूप से मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है, तो ये हो जाएगा लिवर एंड मसल्स। मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया क्यों जाता है, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगने के लिए, ठीक है। ये तो पता ही होगा, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल। अगला सवाल है 27वां और 28वां, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार क्यों हो जाता है। भाई सबको पता है, ठीक है। दाब कम जाएगा कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, या पानी का क्वथनांक घट जाएगा, या गर्मी स्थिर रहती है। इसमें ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, बढ़ जाता है। किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, कौन सा दर्पण का, प्लेन मिरर का अनंत होता है भाई, ठीक है। फटाफट से अब निपटा देते हैं। व्हाट इज द approximate pH value of 0.1 NHCl solution। NHCl solution में pH मान का लगभग कितना होता है, कितना होता है भाई। और अगला सवाल है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये जो NHCl है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है भाई, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें पीएच का लॉग जो हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस होते हैं, ठीक है। और ये लॉग जो होते हैं माइनस, अगर पीएच 10 है तो 10 की पावर माइनस 1 है, हो जाएगा, ठीक है। और तो हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट फिल्म के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा इनेडियम टीन ऑक्साइड। ये बीपीएससी एक तरमी बीपीएससी सवाल पूछा गया है, ठीक है, इनिडेनियम टीन ऑक्साइड। अगला सवाल है, कार्सिनोमा कैंसर के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये भी जो है एक तरमी बीपीएससी का है, और ये भी एक तरमी बीपीएससी का सवाल है, आप लोग जरूर बताइए। गर्भ निरोधक गोलियां में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम 31वां सवाल देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भाई प्लेटेनियम, ठीक है, कैंसर का उपचार के लिए करते हैं। और गर्भ निरोधक की गोलियों के लिए जो प्रयोग करते हैं वो आंसर हो जाएगा लेवोनगोरेस्ट्रॉल, ठीक है, लेवोनगोरेस्ट्रॉल। अगला सवाल हो जाएगा, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए पेट्रोल में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल है, हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो ट्रेट्रा एथिल लीड करते हैं, ठीक है, ट्रेट्रा एथिल लीड। अच्छा, इस पेट्रोल में जो है मिलाने से क्या होता है कि ईंधन की जलने की प्रक्रिया जो है अधिक नियंत्रित हो, मतलब कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये
टेट्रा इथाइल लेड मिलाने पर, जिससे जो है इंजन जो है खटकने की आवाज़ कम हो जाती है। देखते हो खट 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 कम करने लगता है। और पेट्रोल जो है, और पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग क्या हो जाती है, ऑक्टेन रेटिंग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अगला जो है, हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं, सभी को पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा हो जाएगा, जैसे कि पसीना, एंजाइम, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन हो जाएगा। ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। अगला पढ़ते हैं हम लोग, अब बस लास्ट हो जाएगा, 5-6 सवाल और रह गए हैं। ठीक है, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिक पिड्स जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन्स, निम्नलिखित में से कौन सी निरर्थक प्रकोट यानी कि नॉनसेंस कोड कोड है। नॉनसेंस कोड ये जो है थोड़ा सा अलग आ जाता है, बायोलॉजी में नहीं, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, बस डाल दिए, सवाल अच्छा था। ठीक है, तो ये नॉनसेंस कोडेन क्या होता है, ये स्टॉप कोडेन जो, सॉरी भाई, ये 11th-12th में आप पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में शायद है कि फिजिक्स में या बायो में है, मुझे नहीं पता, बट ये सवाल अच्छा था इसलिए इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा देख लियो भाई। ठीक है, अच्छा, UAE ये एक ओकेरा है, UAG एक अम्बेर है, और UJ एक होता है वो ओपल होता है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है 37वां और 38वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है पूछा गया है। तो देखो, खरीफ फसल में चावल तो है भाई। ठीक है, और इसमें जो है शुगर केन भी आता है, मेज भी आता है, चना नहीं आता है। चना जो है रबी फसल है। देखते होगे आप, चना जो लगाते हो जब आप गेहूं लगाते हो तभी लगाते होगे। ठीक है, तो ये हो जाता है खरीफ फसल नहीं है, यानी कि ये रबी फसल है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, फटाफट से कर लेते हैं, 39 और 40। ठीक है, 39वां और 40वां सवाल है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन यानी कि BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ, किससे मापा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मापा जाता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर यानी कि पानी में कार्बनिक प्रदूषण के कारण। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा DC करंट का स्रोत है, ये हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में ये डायरेक्ट करंट बदलता है, लिथियम आयन बैटरी। और AG जनरेटर क्या है, ये हो जाता है अल्टरनेट करंट, AC पैदा करता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये AC वोल्टेज को DC यानी AC वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके काम आता है। ठीक है, और ये DC पर बिल्कुल काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर, ये याद रखना, जनरेटर आपका DC पे कर सकता है। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, ध्वनि का परिवर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई सोनार, ध्वनि, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सभी हो सकता है। सोनार का भी, स्टेथोस्कोप का भी, जो दिल की धड़कन मापते हैं, इकोग्राम भी मापा जाता है। ठीक है, अच्छा, इकोग्राम जो है अल्ट्रासाउंड के में मापा जाता है, अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाते हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप तो कोई भी डॉक्टर आपका आके ही हार्ट बीट चेक कर लेता है। सोनार जो कि पानी वाला पनडुब्बी होता है ना, जो आर्मी में होते हैं सोनार, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, RNA में कौन सा भस्म होता है जो DNA में नहीं होता है, RNA में कौन सा भस्म होता है, ये होता है यूरासिल। यूरासिल जो होता है ये RNA में, DNA में नहीं होता है, RNA में होता है। ठीक है, अब DNA में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, पहला एडेनिन, दूसरा होता है गुआइन, अच्छा यहाँ पे दिया है भाई गुआइन, और एक होता है साइटोसिन, और तीसरा चौथा होता है थायमिन। ठीक है, ये याद रखना। और RNA में भी 4 बेस होते हैं, पहला होता है थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है, और बाकी 3 जो है AGC दोनों समान होते हैं, AGC। ठीक है, अगला जो है, अगला सवाल है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी बता दोगे, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं।
ठीक है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू सतरा में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड अभी हमने बताया। और एसेटिक एसिड वाइनेगर इस ठीक है, सिरका में पाया जाता है। अच्छा, ये बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम यही हो सकता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बासिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट होगा भाई, सही। सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम कार्बोनेट। और अगला जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़े होंगे। और 48वां सवाल है कि बैलों की, अच्छा ये जो है न्यूमेरिकल सवाल है, ये करते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और ये कब मिला था? 1921 में। अच्छा, ये जो है दो बैलों की जोड़ी है। ठीक है। और ये विपत्ति एक तरमी सवाल है। बीपीएससी एक तरमी का 140 न्यूटन का बल लगाती है। जो जोता गया खेत जो है 15 मीटर लंबा है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस होता है। अब ये फोर्स कितना लगा रहा है? फोर्स कितना लगा रहा है? 140 लगा रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि कितना मीटर जो है चला? 15। अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 चौ 60, जीरो 15 छो 21, यानी कि 2100 हो जाएगा। ठीक है, जूल। अगला सवाल है, फिर से न्यूमेरिकल वाले सवाल हैं। तो यदि एक एटीपी बराबर 7.6 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होगी? तो एटीपी जो दिया गया है 7.6 कैलोरी है। और कुल ऊर्जा की आवश्यकता कितना है भाई? 2800। तो 2800 को 7.6 से भाग दे दोगे तो लगभग 3.68 एटीपी आ जाएंगे। ठीक है। आग की लेंस की शक्ति जो है 50 डायोप्टर है तथा 60 डायोप्टर के बीच में है, यानी कि एवरेज में लिया गया है। रेटिना और आग के लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो क्या होता है भाई? एफ बराबर, तो पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है। एफ क्या है भाई? एफ जो है मीटर में होता है। फोकस 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 ब्रो। तो 1/f है। सबसे पहले 1/50 को हम बदल लेते हैं, 0.02 मीटर में बदलनी है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि सेंटीमीटर में ऑप्शन है इसलिए सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। फिर 60 डायोप्टर के जो है 1/60 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 सेंटीमीटर लगभग हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि राउंड टेबल अगर कह रहे हो कि आर्क लेंस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 1.7 इसको मान लेते हैं और 2 के बीच में। तो स्टैंडर्ड ह्यूमन आई 2 सेंटीमीटर हो सकता है ना, 2 सेंटीमीटर से 2.5, बट यहाँ पे 2 देना होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50 से 60 डायोप्टर के बीच में ही दिया गया है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। ठीक है। आगे जो है हम लोग देखते हैं 69वीं, एक तरमी हो गया ना, 70वीं बीपीएससी का जो है सवाल देखेंगे। ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे AEDO के लिए, आप लोग जल्दी से फटाफट से देख लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।